अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजी नॉलेज एकेडमी। उम्मीद है आप सब इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने अकाउंटिंग साइकिल के जो 3 स्टेप थे वो देखे, बड़ी डिटेल में देखे। जिसमें पहला स्टेप था जर्नल एंट्रीज़ का, ठीक है। वहाँ से हम पोस्टिंग करते थे लेजर्स में या टी अकाउंट्स जिनको हमने कहा, और वहाँ से फिर हमने पोस्टिंग देखी इनटू द ट्रायल बैलेंस। एक तो इन सब का इंडिविजुअल लेक्चर हुआ। उसके बाद हमने एक ऐसा पिछला लेक्चर लाया जिसमें हमने पहले जर्नल एंट्रीज पास की, वहाँ से पोस्टिंग की लेजर्स में, और वहाँ से पोस्टिंग की ट्रायल बैलेंस में, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और आज जो है हम अपना चौथा और फाइनल स्टेप वो देखने जा रहे हैं, जो अकाउंटिंग साइकिल का लास्ट स्टेप है। उसको कहते हैं फाइनल अकाउंट्स। ठीक है जी, ये आपकी अकाउंटिंग साइकिल है, ये आपकी अकाउंटिंग साइकिल है। ठीक है जी, पहला स्टेप हमने देखा बड़ी डिटेल में, दूसरा देखा ट्रायल बैलेंस देखा, और अब हम इंशाल्लाह फाइनल अकाउंट्स को देखने जा रहे हैं। अभी तक हमने जितना किया वो सारा सिंपल था। मकसद ये था कि आपको इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट आ जाए कि किस तरह से जर्नल एंट्री पास होती है, किस तरह से उसकी हम पोस्टिंग इनटू द लेजर्स करते हैं, और किस तरह से फिर ट्रायल बैलेंस में लेके जाते हैं, और किस तरह से फिर हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो आइए फाइनल अकाउंट्स को थोड़ा सा पहले ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स की तरफ नहीं मूव करते, पहले थोड़ा थ्योरी पोर्शन भी देखना पड़ता है। फाइनल अकाउंट का क्या मतलब है? फाइनल अकाउंट आपके, जिस तरह हमने देखा था ना, जर्नल एंट्रीज आपकी डेली बेसिस पे हो रही होती हैं, ठीक है। इसी तरह लेजर्स भी आपके डेली बेसिस पे हो रहे होते हैं। लेकिन ट्रायल बैलेंस की हमने बात की थी कि ये आपका डेली नहीं होता, ये आपका एक पीरियड एंड पे बनता है। सेम इसी तरह जो आपके पास फाइनल अकाउंट्स हैं, ये भी डेली नहीं बनते, ये एक बार ही पीरियड एंड पे जाके बनते हैं। ठीक है जी, तो ये फाइनल अकाउंट्स की थोड़ी सी है, ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। फाइनल अकाउंट्स पे मूव करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ओके जी, फाइनल अकाउंट पे मूव करने से पहले हमने बैलेंसेस के 5 टाइप्स के बैलेंस देखे थे। नंबर 1 हमने देखे थे बैलेंसेस फ्रॉम एसेट्स। नंबर 2 पे हमने देखे थे बैलेंसेस फ्रॉम एक्सपेंसेस। 3 पे हमने देखे थे लाइबिलिटीज़ के, ऐसा ही है जी। 4th पे हमने देखे थे रेवेन्यू या इनकम के बैलेंसेस, ठीक है जी। और लास्ट पे हमने देखे थे कैपिटल को, कैपिटल या जिसको ओनर्स इक्विटी कहा जाता है। ये 5 टाइप के आपके बैलेंसेस हैं। इसमें से जो टाइप नंबर 2 एंड नंबर 4 है, ये दोनों जाती हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, ये मैं भी बताता हूँ क्या होता है, सारा इंशाल्लाह आपको बताएंगे, ऐसे नहीं छोड़ते। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये चीज़ जाती है। अब ये क्या चीज़ है? मैंने आपको शुरू के चैप्टर्स में हिंट देते हुए ये बात बताई थी कि जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। फाइनल अकाउंट्स सबसे पहले आपके पास स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आती है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आती है। इसको इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है शॉर्ट करके, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहा जाता है, इसको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहा जाता है। जो हमने यहाँ पे बात की ना कि ये और ये वाली जो जाएंगे, ये जाएंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट की फॉर्म में होती है, ये अकाउंट की फॉर्म में होती है, दोनों के फॉर्मेट आपको बताएंगे। ठीक है जी। नंबर 2 पे हमारे पास होती है स्टेटमेंट ऑफ
फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको आम ज़ुबान में अक्सर बैलेंस शीट कहा जाता है। इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है अकाउंटिंग इक्वेशन से जो हमने की थी। अगर कोई मसला है तो आप वो पिछले लेक्चर्स में जाके देख लें, बड़ी डिटेल में है अकाउंटिंग इक्वेशन। तीसरे नंबर पे आती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ठीक है, ये जब इसका चैप्टर आएगा तो देखेंगे। अभी हमारा ताल्लुक़ इन दोनों से है, अभी हम इन दोनों को देखेंगे। चूँकि ये जो 5 टाइप्स के मैंने आपको बैलेंसेस बताए हैं, इनमें से 2 तो नंबर 2 और नंबर 4 यानी एक्सपेंसेस और रेवेन्यू तो चले गए ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। जो बाकी हैं एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल, ये बैलेंस शीट में आ जाते हैं। ठीक है, आपकी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज कैश के इन आउट से डील करती है, वो हम जब बनाएंगे तो देखेंगे। 4th पे आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नाम से ज़ाहिर है चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है, उसकी स्टेटमेंट। और लास्ट पे आते हैं नोट्स टू द अकाउंट्स। नोट्स टू द अकाउंट्स का क्या मतलब है? जिस तरह जर्नल एंट्रीज पास करते हुए या लेजर पास करते हुए हमने एक बात की थी वर्किंग की, बीच में एक आधा कोई इस तरह का मैंने क्वेश्चन आपको कराया था जिसमें वर्किंग आई थी, जिसमें हमने जर्नल एंट्री पास की थी, उसी के नीचे हमने ब्रैकेट्स में उसकी वर्किंग की थी कि ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड, ये करें तो ये इसकी वैल्यू, जो एंट्री में वैल्यू पोस्ट की हुई है वो इस तरह से की है, हमने वो वर्किंग की थी। होता क्या है कि जब हम स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं तो ये वाली वर्किंग हमें फेस पे शो नहीं करानी होती है। हमें जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं ना, ये वाली 4 इनको नीट रखना होता है एज़ मच एज़ पॉसिबल। नीट अब किस तरह से, एक तो फॉर्मेट आपने बना लिया और दूसरी सामने सिर्फ वैल्यूज़ लिखनी है और साथ एक नोट्स का कॉलम होता है, जिस तरह वहाँ पे लेजर फोलियो का होता था। ठीक है, आपको याद है जर्नल एंट्रीज़ में यहाँ पे एक नोट्स का कॉलम देंगे, यानी कि फ़लानी चीज़ नोट नंबर 1 में जाके देखें। अब फॉर एग्जांपल हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रहे हैं, इसमें हमने कहा एक्सपेंसेस जाएंगे। अब एक एक्सपेंस है रेंट एक्सपेंस, उसकी वैल्यू लिखी हुई है 1000। अब वो वैल्यू रीड करने वाले को क्या पता वो कहाँ से आई है, तो मैं उसके पीछे लिख दूंगा नंबर 1 फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब वो नंबर 1 नोट पे जाके, नोट्स ये वाले ये बिल्कुल एंड में होते हैं। आपके पहले 4 स्टेटमेंट्स आ गई, उसके बाद ये 5वीं होती है नोट्स। अब वो बंदा जाएगा नोट्स वाला सेक्शन खोलेगा, वहाँ पे नोट नंबर 1 देखेगा। ठीक है, वर्किंग वहाँ पे हुई होगी, वो रेंट किस तरह से 1000 कैलकुलेट किया हुआ है, इसको कहते हैं नोट्स टू द अकाउंट्स। इसको भी स्टेटमेंट्स में ही कंसीडर किया जाता है। तो ये 5 टाइप्स की आपकी स्टेटमेंट्स बन जाती हैं। ठीक है जी, ये एक मैंने आपको बेसिक ओवर व्यू दे दिया है। अब चलते हैं अपनी जो पहली चीज़ है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। अच्छा, आपने इसमें एक चीज़ नोट की होगी, यहाँ पे है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये बनेगा एक सेम पेज पर ही, या मतलब एक सेम जगह पर ही, और लाजमी नहीं है कि एक पेज पे पूरा है। मैंने पेज का यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल कर दिया, लेकिन लाजमी नहीं है एक पेज पे पूरा है, 2 पेजेस पे भी आपके जा सकता है। मकसद ये है कि साथ बनेंगे। पहले आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, जैसे ही आपका ट्रेडिंग अकाउंट ख़त्म होता है वहीं से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम पहले चलते हैं, देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। पहले हमने बात की ट्रेडिंग अकाउंट की, इसका मैं जनरल सा पहले आपको फॉर्मेट बना देता हूँ, फिर हम चीज़ें समझते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से पहले सबसे पहले यहाँ पे बिज़नेस का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल XYZ एंड कंपनी है, सबसे पहले बिज़नेस का नाम आ गया आपका। उसके बाद आप जो चीज़ बना रहे हैं वो लिखते हैं और उसके बाद डेट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ये रेंट पे ही बनता है अमूमन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, बल्कि हम यहाँ पे आम जो लेते होते वही लेते हैं। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल 31 जून 2022 जून तक का ये बन रहा है। ये लेट सपोज पेज है। ठीक है जी, ये चीज़ आपने सेंटर में लिखनी है। मेरी थोड़ी सी राइट अलाइन होगी, लेकिन आपने सेंटर में लिखनी है। ठीक है,
ओके जी, अब यहाँ पे ये अभी हम स्टेटमेंट फॉर्म अकाउंट फॉर्म देख रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद मैं आपको स्टेटमेंट फॉर्म में भी समझाऊंगा, घबराना नहीं है आपने। ये रुपीज़ का कॉलम आ गया, अमाउंट, ये डिटेल्स, पर्टिकुलर्स, अगेन जो मर्ज़ी आप लिखें, अकाउंट टाइटल्स लिख लें। ठीक है जी, अगेन ये इसकी डेबिट साइड, ये इसकी क्रेडिट साइड। ये आपके पास एक जनरल सा फॉर्मेट आ गया। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें पुट करके देख लेते हैं। सबसे पहले जो ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट होता है वो रेवेन्यू से आपके स्टार्ट होता है, सेल्स से। सेल्स आपकी यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि सेल्स रेवेन्यू किसको कहते हैं, जो आए फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज से, ठीक है, उसको रेवेन्यू कहते हैं, सेल्स कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था लाजमी नहीं कि कैश में ही हो, कभी कभी आपको कैश मिल जाता है, कभी कभी आपको कैश नहीं मिलता। उस केस में एसेट रेज हो जाता है, हमें कैश मिलना होता है तो हम रिसीवेबल रेज कर देते हैं, ऐसे ही है जी। खैर उसको क्रेडिट सेल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेल्स की जनरल अमाउंट लिखेंगे। ये क्रॉस जहाँ पे भी मैं डाल रहा हूँ ये अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। उसमें से लेस करते हैं हम। अच्छा, सबसे पहले सेल्स की ये जो अमाउंट है इसमें क्या क्या शामिल होगा, इसमें कैश सेल भी होगी और क्रेडिट सेल भी होगी। ये मैंने इसलिए आपको कॉन्सेप्ट बताया। ये जो सेल्स की यहाँ पे टोटल अमाउंट आ रही है इसमें कैश सेल भी है और क्रेडिट सेल भी है। यहाँ पे आप इस तरह भी कर सकते हैं कि सेल्स की एक जनरल हेडिंग दें, नीचे लिखें कैश सेल्स, फिर बताएं आप क्रेडिट सेल्स। एक ये कैश सेल्स की अमाउंट आ गई आपके पास, एक क्रेडिट सेल्स की आ गई, इनको नेट करें, ये आपके पास टोटल सेल्स की अमाउंट आ गई, ठीक है। अब इसमें से हम लेस करते हैं सेल्स रिटर्न, यह भी आपको बड़े अच्छे से समझ आई होगी। ओके जी, ब्रैकेट ज़ाहिर करती है लेस को, ठीक है जी। जहाँ पे ब्रैकेट होगा इसका मतलब ये इससे माइनस हो रहा है। पीछे मैं लिखूँ या ना लिखूँ, आपने इस ब्रैकेट की वजह से समझ जाना है कि ये लेस हो रहा है। अच्छा, इसमें भी अब दो चीज़ें हैं, या तो आप पीछे लेस लिख दें फिर आगे ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं, या आप पीछे लेस नहीं लिख रहे तो फिर आगे ब्रैकेट डाल दें। यानी कि मैं यहाँ पे अगर लिखता ना लेस सेल्स रिटर्न, फिर मैं ब्रैकेट ना भी डालता तो ठीक था, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे लेस नहीं लिखा, मैंने ब्रैकेट डाल दी तो ठीक है, वही ज़ाहिर हो रहा है, ठीक है जी। अब इसमें से टोटल सेल्स में से ये टोटल सेल्स आ गए आपके पास, ये नेट सेल्स, नेट सेल्स का वर्ड यूज़ करें वो ज़्यादा बेहतर है। नेट सेल्स आ गई आपके पास, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस किया, टोटल सेल्स ज़्यादा बेहतर है, नेट इसके साथ आप लिखेंगे। तो यहाँ पे एक अमाउंट आ गई, ये नेट सेल्स है। नेट उस अमाउंट को कहते हैं जिसमें से तमाम डिडक्शंस, लेस और तमाम इजाफे ऐड हो चुके होते हैं, उस अमाउंट को नेट कहते हैं, ठीक है जी। इस वजह से मैंने यहाँ पे नेट का वर्ड यूज़ किया, यहाँ पे नहीं किया, क्योंकि इसमें से अभी सेल्स रिटर्न लेस होनी थी। तो ये आपके पास नेट सेल्स आ गई। सेल्स की जो टोटल अमाउंट आपने बड़े कॉलम में लिखनी है वो इस तरह से लिखनी है, ठीक है जी। ये सेल्स आ गई आपके पास। उसके बाद स्टॉक आता है। अब स्टॉक दो किस्म का आपका होता है, इन्वेंट्री जिसको हम कहते हैं, एक ओपनिंग होता है, एक क्लोजिंग होता है। ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक। जो आपका स्टॉक है क्लोजिंग वाला वो इस साइड आएगा, जो आपका स्टॉक है ओपनिंग वाला वो इस साइड आएगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद परचेजेस आती हैं। परचेजेस इसी तरह कैश भी हो सकती हैं, क्रेडिट भी हो सकती हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ नेट अमाउंट परचेजेस की, परचेजेस यहाँ पे मैं साथ लिख रहा हूँ नेट, ये इधर लिखी, इनर कॉलम में इसलिए लिखी क्योंकि अभी इसमें से रिटर्न्स लेस करने हैं। रिटर्न्स लेस करके नेट अमाउंट आपने यहाँ पे लिख दी। सॉरी अगेन यहाँ पे मैंने वही गलती कर दी, नेट नहीं, ये टोटल है।
टोटल का क्या मतलब है, इसमें कैश परचेजेस भी शामिल हैं और क्रेडिट परचेजेस भी शामिल हैं। उसमें से आपने रिटर्न्स लेस करके परचेजेस की नेट अमाउंट बाहर एक कॉलम में लिख दी। ओके जी। अच्छा, अब थोड़ा सा मूव करने से पहले मैं आपको एक्सपेंसेस के बारे में थोड़ा सा बताता चलता हूँ। एक्सपेंसेस आपके दो टाइप्स के होते हैं। ओके जी, एक्सपेंसेस आपके दो टाइप्स के होते हैं। अभी तो हमने जनरल देखा था एक्सपेंसेस होते क्या हैं, अब हम देखेंगे कि उसकी दो फर्दर टाइप्स क्या हैं। एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन या परचेज, ठीक है। अगेन डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ईदर प्रोडक्शन और इन द प्रोसेस ऑफ परचेज, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस इन्वॉल्व नहीं होते। अच्छा, मैंने दो वर्ड इस्तेमाल किए हैं, प्रोडक्शन, परचेज। पहले प्रोडक्शन का देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक फैक्ट्री है आपकी, वहाँ पे आप एक टेबल डिज़ाइन करते हैं, ठीक है जी। टेबल आप डिज़ाइन करते हैं। अब मुझे बताएं इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं। टेबल आप फैक्ट्री में बना रहे हैं, ठीक है जी। बाहर आपने कोई सिक्योरिटी गार्ड हायर किया हुआ है पूरी फैक्ट्री की हिफाजत के लिए, तो क्या वो डायरेक्टली इस टेबल को बनाने में की कॉस्ट में इन्वॉल्व है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, तो इस वजह से वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल आपका आ रहा है ख़र्चा इस पे लकड़ी का, मतलब कि अगर लकड़ी ना हो तो वो टेबल किस तरह से बनेगा? तो लकड़ी का जो आपका एक्सपेंस है सारा, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसी तरह जो आप नेल्स यूज़ करते हैं, मेखें जो यूज़ करते हैं, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है जी। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की आगे प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम परचेज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। आपने एक गुड्स परचेज़ किया, कुछ भी चीज़ ख़रीदी फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल। हमने परचेज़ की डेफिनेशन में भी यही देखा था, वो चीज़ जो परचेज़ की जाए फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल, अल्टीमेट पर्पज़ ऑफ सेल हो उसका। तो आपने परचेज़ की, फॉर एग्ज़ाम्पल आप हैं इस्लामाबाद में, आपने परचेज़ की लाहौर से, ठीक है। आपका बिज़नेस रन ही इस्लामाबाद में होता है और उसकी कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन वो प्रोडक्ट ऐसा कोई ख़ास था, वो आपको मिला ही लाहौर से। तो अब लाहौर से आपको इस्लामाबाद में लाना पड़ेगा ना, उसके अलावा तो और कोई चारा ही नहीं है। तो ये जो लाने का ख़र्चा होगा, जिसको हम फ्रेट चार्जेस कहते हैं या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कहते हैं, ये आपका डायरेक्ट इन्वॉल्व है, परचेज़ में इन्वॉल्व है, ऐसा ही है। अब प्रोडक्ट आपका आ गया बिज़नेस प्रेमिसेस पे, लेकिन जब तक आप उसको इंस्टॉल नहीं करवाएंगे वो यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो इंस्टॉलेशन चार्जेस आएंगे वो भी डायरेक्टली आपके इन्वॉल्व हैं परचेज़ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें परचेज़ की कॉस्ट में ऐड हो जाती हैं। इसकी मैं एक और जनरल सी एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक गाड़ी ख़रीदी, फॉर एग्ज़ाम्पल 100,000 की। अच्छा, 0 मीटर आपने ख़रीदी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इस पर कोई 20,000 टैक्स पे करना पड़ा, 20,000 आपको इसकी नंबर प्लेट्स वगैरह पे लग गए, ठीक है। उसके अलावा आपने एयर बैग्स लगवा लिए कंपनी फिटेड, उसके 10,000 आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ गए, ठीक है जी। तो ये टोटल कॉस्ट 150 पड़ गई। अब जब आपसे कोई पूछेगा गाड़ी आपने कितने की ली है, तो आप क्या बताएंगे? 100,000 बताएंगे? नहीं, आप कहेंगे यार मुझे 150 की पड़ गई। तो ये चीज़ें उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाती हैं, इस वजह से इनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, ठीक है जी। तो ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं और इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व होते, ठीक है जी। ओके जी, तो ये एक ओवरव्यू देना था, ये इस वजह से देना था कि जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, और जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखते हैं, ठीक है जी। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। अब थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं। यह आपकी नेट परचेजेस आ गई, ठीक हो गया। ओके जी, यहाँ तक आपकी ये परचेज, सेल और स्टॉक पुट हो चुके हैं, ठीक है जी। अब हम चलते हैं एक्सपेंसेस की तरफ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की तरफ। सबसे पहली चीज़ इसमें वही आ गया, कैरेज इनवर्ड।
कैरेज इनवर्ड उस एक्सपेंस को कहते हैं जो आप परचेज़ करके आपको बिज़नेस प्रीमिसेस में लाने के लिए जो एक्सपेंस इनकर करना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन जिसको आम अल्फाज में कहते हैं उसको कैरेज कहते हैं, ठीक है। कैरेज इनवर्ड का लफ्ज़ जब भी यूज़ होगा तो आपने समझ जाना है कि इसका ताल्लुक़ परचेज़ से, इसका ताल्लुक़ परचेज़ से। और कैरेज आउटवर्ड का वर्ड जब भी यूज़ होगा तो आपने समझ जाना है इसका ताल्लुक़ सेल्स से है। अच्छा, अब मोस्टली लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे परचेज़ को नेट नहीं करते। परचेज़ लेस परचेज़ रिटर्न लेस कैरेज इनवर्ड, सॉरी ऐड कैरेज इनवर्ड, ठीक है, तब करके नेट अमाउंट लिखते कि इसका ताल्लुक डायरेक्ट परचेज़ से ही है ना, ठीक है जी। तो हम चूँकि अभी देख रहे हैं सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, तो इसलिए मैंने अलहदा लिखा है। जब आगे हम क्वेश्चंस किया करेंगे तो हम इसको परचेज़ के साथ ही इसकी कैलकुलेशन किया करेंगे, वो आगे प्रॉपर नेक्स्ट वीडियो में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगी। अभी हमारा मकसद है ओवरव्यू समझना। ओके जी, इसी तरह इंस्टॉलेशन चार्जेस मैंने आपको बताए, ठीक हो गया जी। इसी तरह कोई एक्साइज ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी, वो इसमें है क्योंकि वो पे किए बगैर आपके पास चीज़ आ नहीं सकती। इसी तरह कोई ऑयल एक्सपेंस आ गया, कोई वाटर एक्सपेंस आ गया, और बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। आपने सोच सोच के मुझे बताना है कि और क्या क्या हो सकते हैं। एक और कस्टम ड्यूटी लिख लेते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब क्या करना है, आपने इसकी टोटलिंग करनी है, आपने इसकी टोटलिंग कर लेनी है दोनों साइड की, जिस तरह अकाउंट में जनरली करते होते हैं। यहाँ पे आप इसका टोटल करेंगे, एक अमाउंट आ जाएगी, यहाँ पे भी इसका टोटल करेंगे, एक अमाउंट आ जाएगी। अब देखनी है बड़ी साइड कौन सी है। अगर तो क्रेडिट साइड बड़ी है, यानी क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है और ये टोटल छोटा है, तो फिर हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है जी। यानी कि यहाँ पे डिफरेंस आ रहा होगा, अगर वो साइड बड़ी है, ये साइड छोटी है, तो कमी इस साइड पे है ना, तो कमी इस डिफरेंस से पूरी की जाएगी। तो अगर क्रेडिट साइड आपकी बड़ी है तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है। अगर आपकी डेबिट साइड बड़ी है, इसको मैं ब्लू मार्कर से लिख देता हूँ, अगर आपकी डेबिट साइड बड़ी है तो आपकी क्रेडिट साइड में कमी है, यानी इस बैलेंस से आपको वो पूरा करनी पड़ेगी कमी, तो इसको ग्रॉस लॉस कहते हैं। ये मैंने अलग मार्कर से इसलिए लिखा ताकि आपको पता लगे क्वेश्चन में दो नहीं आ सकते, या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या तो ग्रॉस लॉस आएगा। तो ये जो भी हो, या ग्रॉस प्रॉफिट हो या ग्रॉस लॉस हो, ये ट्रांसफ़र हो जाता है किस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये ट्रांसफ़र हो जाता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। सेम इज़ द केस हेयर, ठीक है। तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। अब इसमें आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आपने मुझसे पूछनी है, इंस्टाग्राम पे पूछें, यहीं कमेंट सेक्शन में पूछें, आपको इंशाल्लाह जवाब मिल जाएगा। सेल्स का मैंने आपको बता दिया है, स्टॉक का सारा हो गया, ठीक है जी। बाकी स्टॉक की वैल्यूएशन किस तरह होती है, क्लोजिंग, वो आगे हम देख लेंगे क्वेश्चंस में, अभी आपको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है जी। तो चलते हैं, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इनके प्रॉपर क्वेश्चंस देखेंगे। पहले ट्रेडिंग का देखेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का देखेंगे, फिर एक जनरल लेंगे जिसमें दोनों आपके पास कवर हो रहे हैं, और फिर साथ ही मैं आपको स्टेटमेंट फॉर्म भी बताऊंगा, ठीक है जी। तो ये मैं इरेज़ कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ओके जी, तो ये अब आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया। अगेन यहाँ पे देखा था आपने ट्रेडिंग अकाउंट में कि यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा था, यहाँ पे आपका ग्रॉस लॉस आ रहा था, तो वो मैंने आपको बताया था ट्रांसफ़र होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इस तरह टी अकाउंट्स का हम करते थे ना बैलेंस, अगर वो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ रहा है तो नेक्स्ट पीरियड में वो यहाँ पे आके ब्रॉड डाउन बैलेंस बन जाता था, ओपनिंग बैलेंस बन जाता था नेक्स्ट पीरियड का। सेम उसी तरह यहाँ पे भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ग्रॉस लॉस इस साइड पे था, वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ग्रॉस लॉस यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट था तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी।
इसको मैं अगेन उसी मार्कर से लिख रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है जी, ग्रॉस लॉस हुआ आपका वो इस साइड कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ वो इस साइड, कोई एक ही चीज़ होगी, दोनों नहीं होंगी। दोनों लिखने का मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए। अब आपकी कोई भी इनकम है दुनिया की वो यहाँ पे आ जाएगी रेवेन्यू के अलावा। ठीक है जी, सेल्स के अलावा। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरेस्ट रिसीव्ड यहाँ पे, और क्या इनकम हो सकती है? डिस्काउंट रिसीव मैंने आपको बताया था इनकम होती है यहाँ पे। उसके अलावा आपके कोई डिविडेंड रिसीव हुआ है यहाँ पे, कोई मिसलिनियस इनकम हो गई है यहाँ पे, और कोई भी इनकम है यहाँ पे, और कोई भी एक्सपेंस है यहाँ पे। अच्छा, अब एक्सपेंसेस में यहाँ पे आपने कैटेगराइज करना है, थोड़ा मार्क्स लेने हैं तो थोड़ी सी कैटेगराइजेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस आ जाते हैं। ये इसके आपने हेडिंग दे दी। ये जो मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूँ ये आपने बराए मेहरबानी नहीं लिखनी, ठीक है? मैं टाइम स्पेस सेव करने के लिए करता हूँ। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कौन से होते हैं आपको भी पता है, सैलरीज होगी, रेंट, टेलीफोन चार्जेस। ऑफिस मतलब ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन से जो एक्सपेंसेस डील कर रहे हैं वो वाले सारे यहाँ पे आ जाएंगे। सैलरीज आ गई, रेंट आ गए, सैलरीज एक्सपेंसेस सबके साथ एक्सपेंसेस आपने लिखना है। रेट्स एक्सपेंसेस आ गए, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, टेलीफोन आ गए, इंटरनेट आ गया। ठीक है जी, ये सारे क्या हैं? ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस हैं। नंबर 2 पे आपके पास होते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से जो एक्सपेंस आपके डील कर रहे हैं वो इधर आ जाएंगे। जिसका मैंने बताया था कैरेज आउटवर्ड जो सेल से डील करता है। इसके अलावा क्या हो सकता है जी? कोई कमीशन आ गया, कमीशन रिसीव हुआ है तो वहाँ पे किया है यहाँ पे। बैड डेट्स आ गए, बैड डेट्स मैंने आपको शायद बताया था कि आप किसी को क्रेडिट पे सेल करते हैं लेकिन अब आपको श्योरिटी होगी है कि अगला बंदा आपको जो आपका डेट है वो पे बैक नहीं करेगा। इसको बैड डेट कहते हैं। इसकी काफ़ी वजह हो सकती है, या तो बंदा बैंकरप्ट हो गया अगला, या फोत हो गया, या पागल हो गया। ठीक है, तो इस केस में बैड डेट क्या आपको श्योरिटी है कि वो अमाउंट आपको वापस अब नहीं आनी। इसके अलावा कोई पैकिंग एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है जी, तो ये आपके सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आ गए। लास्ट पे आपके पास फाइनेंशियल एंड अदर एक्सपेंसेस होते हैं। अब ये कौन सी टाइप्स के हो सकते हैं जी? फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हो सकते हैं बहुत टाइप के। इंटरेस्ट आपका आ गया, डिप्रिसिएशन आपकी आ गई। अच्छा, उसके अलावा आपके बैंक चार्जेस आ गए, लीगल चार्जेस आ गए। ठीक है जी, तो ये सारे आप यहाँ पे एक्सपेंसेस नोट डाउन करेंगे। मैं आपको स्क्रीन थोड़ी दिखा दूँ नीचे करके। ठीक है जी, यहाँ पे आपके सारे एक्सपेंसेस आ गए और सारी इनकम्स भी आपने नोट डाउन कर ली। अब करना क्या है आपने? अगेन वही बैलेंसिंग करनी है। अगर तो आपका ग्रॉस लॉस आया था तो आपने वही लेके चलना है, अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया था तो आपने वही लेके चलना है। अगेन दोनों साइड्स का आपने टोटल कर लेना है।
एक यहाँ पे टोटल आ गया। अब आपने देखना है कि टोटल बड़ी किस साइड का है, टोटल बड़ा किस साइड का है। अगेन अगर क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है तो यहाँ पे आपको बैलेंस चाहिए होगा कमी पूरी करने के लिए, और अगर डेबिट साइड का बैलेंस बड़ा है तो यहाँ पे आपको बैलेंस चाहिए होगा कमी पूरी करने के लिए। अगर तो यहाँ पे बैलेंस आपका बन रहा है यानी क्रेडिट साइड बड़ी है तो ये आपका नेट प्रॉफिट आएगा, नेट आपका प्रॉफिट आएगा। अगर यहाँ पे आपको बैलेंस बन रहा है तो ये नेट लॉस आएगा। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया। समझ आ गई आपको। पहले सबसे ट्रेडिंग अकाउंट आता है, उसमें सेल से हम स्टार्ट करते हैं। स्टॉक परचेजेस, सेल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस पुट करके हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं, और उस ग्रॉस प्रॉफिट में जितने भी इनकम्स हों वो क्रेडिट साइड पे और जितने भी एक्सपेंसेस हों वो डेबिट साइड पे लिख के तो आप बैलेंस निकाल लेते हैं। आपके पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ जाता है। जनरल स्टेटमेंट की फॉर्म में मैं बोलूँ तो आपके ग्रॉस प्रॉफिट में सारी इनकम्स ऐड और सारे एक्सपेंसेस लेस करें तो आपके पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ जाता है। तो ये आपके पास ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाता है। अभी हमने अलग-अलग करके देखा, ट्रेडिंग हमने अलग से देखा, प्रॉफिट एंड लॉस हमने अलग से देखा। हम इंशाल्लाह एक इसका ऐसा भी क्वेश्चन करेंगे जिसमें दोनों कंबाइन हो, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई है। अगर इसको हम फार्मूले की फॉर्म में देखें, ये अक्सर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है जनरल छोटा सा, कि आपको बताया होगा कि आपकी सेल्स इतनी है, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स इतनी है, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के बताएं। या आपके एक्सपेंसेस ये हैं, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस आपके ये टोटल है, ग्रॉस प्रॉफिट आपका इतना है, तो आपका नेट लॉस कितना होगा या नेट प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, यानी अक्सर पूछता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं आपको फार्मूले की फॉर्म में भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। कॉस्ट ऑफ सेल्स की हमने इसलिए बात नहीं की क्योंकि वो स्टेटमेंट फॉर्म में आपको मैं बड़ी डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं उसका लगता है ओवरव्यू यहाँ पे मुझे देना चाहिए। ठीक है जी। याद करें हमने रेवेन्यू वाले चैप्टर में हमने बात की थी मैचिंग कॉन्सेप्ट की। मैचिंग कॉन्सेप्ट्स वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें क्या था कि हम रेवेन्यू को कंपेयर करते थे उसी पीरियड के एक्सपेंसेस के साथ। तो यही आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं कर रहा कि रेवेन्यू को मैच कर रहा है एक्सपेंसेस के साथ तो आपका प्रॉफिट आ जाता है। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। मैंने उस टाइम भी आपको बताया था, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाके आप देखेंगे। ठीक है जी। तो ये किसका फार्मूला हो गया? नेट प्रॉफिट का। इसी तरह ग्रॉस प्रॉफिट का क्या हो गया? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसका फार्मूला नेक्स्ट चैप्टर में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। जनरली उसका यही फार्मूला है, सेल्स लेस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऐड ओपनिंग स्टॉक, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती है। वो नेक्स्ट चैप्टर में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे। उम्मीद है आपको ओवरव्यू अच्छा लगा और समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसका प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन इसके थोड़े लेंथी होते हैं लेकिन इजी होते हैं। अगर आपका पिछला सारा तीनों स्टेप्स अकाउंटिंग साइकिल के ठीक हैं तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक बनेगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए, जाते जाते एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ जाइए। अल्लाह हाफ़िज़।